देखिए, अब हम लोग आज पढ़ते हैं समाज और संस्कृति। तो देखिए, फिर दो विषय वस्तुएं हमारे सामने है। साहित्यिक निबंध का ये आर.ओ. मेंस के लिए अंतिम निबंध है। हिम्मत बांध के पढ़ते हैं इसको। देखिए, पहले इसका विषय प्रवाह आता है। तो विषय प्रवाह में क्या है, वही परंपरागत है कि पहले तो हम प्रस्तावना दे देंगे दोनों के संबंध के पक्ष को स्पष्ट करते हुए। फिर उसके आगे बताएंगे कि साहित्य क्या है। फिर उसके आगे बताएंगे कि संस्कृति क्या है। और फिर दोनों के बीच समानताएं क्या हैं, फिर विभिन्नताएं क्या हैं। फिर साहित्य संस्कृति को कैसे कैसे प्रभावित करता है, और उसके बाद फिर जो संस्कृति है वो साहित्य को कैसे कैसे प्रभावित करती है, और लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे। तो ये है विषय प्रवाह। अब आते हैं आगे मुद्दे पर। देखिए, साहित्य और संस्कृति। मोहन राकेश बहुत बड़ा नाम है। ये कहते हैं कि जो साहित्य है वो संस्कृति की लिपि है। अब ये क्या है, देखिए, एक तो होती है भाषा, दूसरी होती है उसकी लिपि। ये दोनों क्या है, विचार विनिमय का माध्यम है, मतलब विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जब हम बोलकर अर्थात ध्वनि उत्पन्न कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको भाषा कहा जाता है। जब लिख कर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप है या ध्वनि का लिखित रूप है जिसको लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा को लिखने का तरीका या ढंग या विधि है। तो जो संस्कृति है वो भाषा की लिपि कहते हैं, ये कि भाषा की लिपि है ये, अर्थात जो साहित्य है वो संस्कृति के लिखने का तरीका है। बड़ी गहरी बात इन्होंने कह दी है। देखिए, साहित्य और संस्कृति का संबंध अटूट है, मतलब वो कभी टूट नहीं सकता। अविच्छिन्न है। अविच्छिन्न माने छिन्न भिन्न जो नहीं हो सकता, अर्थात दुर्बल जर्जर नहीं हो सकता। तथा नाभि का है। नाभि, तो जो गर्भस्थ शिशु होता है, जैसे हमारी नाभि है, तो उससे नाल निकलती और माता के गर्भाशय से चिपकी रहती, इसी से गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। ये नाभि संबंध है, अनिवार्य माना जाता है। अगर ये संबंध टूट जाए तो गर्भस्थ शिशु गर्भ में ही मर जाएगा, तो शिशु का जीवन समाप्त और माता का जीवन भी भीषण खतरे में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत बुरा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। जब जब तक नाभिनाल संबंध बना हुआ है बच्चे का जीवन सुरक्षित और माता का जीवन सुरक्षित। तो इस तरह का बड़ा अटूट तरह का अनिवार्य तरह का संबंध नाभिनाल संबंध कहलाता है। वास्तव में जो साहित्य है वो संस्कृति का बेटा ही तो है या बेटी ही तो है, संस्कृति की संतति ही तो है। तो यही बात, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये दोनों किसी राष्ट्र या समाज की पहचान के आधार स्तंभ में। सही बात है, कोई भी देश हो, कोई भी समाज अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है। संस्कृत किसी समाज की जीवन शैली, मूल्यों और परंपराओं का दर्पण है। अभी हम लोग आगे देखते हैं डिटेल। और साहित्य उस दर्पण में दिखने वाली छवि को शब्दों के माध्यम से जीवंत करने की कला है। तो जो संस्कृति है वो क्या है, किसी देश या समाज के जीवन जीने का जो ढंग है। पिछले टर्न पर मैं आपको बताया था कि वह सब कुछ या विभिन्न कारकों का वह समुच्चय या वह सब कुछ जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। ये पर्यावरण फिर दो तरह का होता है, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्रकृति प्रदत्त वह सब कुछ जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। जैसे धरातल का भूतल का जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री से लेकर और 20, 25, 30 डिग्री 50 डिग्री तक जाता है। बस अगर यही तापमान 500 डिग्री प्लस और 500 डिग्री माइनस होता तो पृथ्वी पर जीवन ही ना संभव होता। तो इस तरह से तो जो भूमि है, जो तापमान है, सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब किसी ने दिए, प्रकृति ने। पहाड़ पठार मैदान नदियां समुद्र ये किसी ने बनाए, मानव ने नहीं बनाए, प्रकृति ने दिए। और ये सब हमें प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। अब इसके बाद क्या, इस प्राकृतिक पर्यावरण एक कंबल की तरह से काम करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है।
लेकिन मानव बड़ा विवेकशील प्राणी है, तो पृथ्वी पर मानव जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए जो भी मानव झुंड जहां रह रहे थे, वो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक अनुभवों, दार्शनिक क्षमताओं के आधार पर उन्होंने क्या किया, इस प्राकृतिक कंबल के नीचे एक और कंबल की रचना की, ताकि जीवन और सुगम हो जाए और आसान हो जाए, प्रगति और विकास और प्रोत्साहित हो सके। यही जो दूसरा कंबल मानव निर्मित है, जो हमारे जीवन का और सुगम, आसान, प्रगतिशील बनाता है, इसी को हम कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। अब इसमें क्या, ये मानव ने स्वयं निर्माण किया, प्रकृति ने नहीं दिए। क्या है ये? धर्म है, दर्शन है, नैतिकता है, साहित्य है, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, तो नैतिक मूल्य, आदर्श, उद्घोष, ये सब मानव द्वारा ही रचित है। और यही समग्रता में क्या कहलाती है? संस्कृति। हमारे बर्तन भाड़े, खाने पीने, हथियार, औजार, हमारी विश्व दृष्टि, विश्व के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, हमारी जीवन दृष्टि की जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण में आते। यही मानव निर्मित जो पर्यावरण है वो किसी समाज की संस्कृति कहलाता है। किन्हीं भी दो समाजों की संस्कृति कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने भौगोलिक स्थितियां होती है, अपने ऐतिहासिक अनुभव और अपनी दार्शनिक क्षमताएं होती हैं। चूंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट होती है, इसीलिए प्रत्येक समाज को विशिष्ट समाज माना जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर एक समाज दूसरे समाज से पृथक होता है। देख रहे हैं ना, तो ये है स्थितियां। और जिसको सामाजिक संस्कृति कहा जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब ढोंग जो है कांग्रेसियों का रचा हुआ है। और संस्कृति अपना एक ऑर्गेनिक उसकी संरचना हुआ करती है। और भारतीय संस्कृति का मतलब यहाँ सनातन हिंदू संस्कृति से है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसमें कोई मिक्सचर नहीं होता। तो संस्कृत किसी समाज की जीवन शैली, मूल्य और परंपराओं का दर्पण है। संस्कृत बताती है कि इस समाज की जीवन शैली क्या है, इसके मूल्य क्या है, इसकी परंपराएं क्या है, इसका उद्घोष क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। ये सब कुछ जो है समाज में क्या है, ये सब संस्कृति बताती है। तो जो संस्कृति है वो समाज का दर्पण है। और ये जो संस्कृति का जो स्वरूप अर्थात बिंब है, जैसे चेहरा हम दर्पण में देखते हैं, तो जो हमारा चेहरा वो बिंब हो गया, और उसमें जो छाया बनती है उस चेहरे की दर्पण के अंदर, वहां कोई हम थोड़ा घुसे, वो आभासी है, वो हो गया प्रतिबिंब। तो जो संस्कृति है वो समाज का बिंब है। और साहित्य जो छवि दिखाता है, साहित्य भी दर्पण, जो संस्कृति की छवि दिखाता है वो समाज या संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। यही बात कही जा रही है। और साहित्य उस दर्पण में दिखने वाली छवि को शब्दों के माध्यम से जीवंत करने का कौशल है। और संस्कृति के दर्पण में जो समाज की छवि दिख रही है, या समाज के दर्पण में जो संस्कृति की छवि दिख रही है, उसको शब्द और अर्थ के उपकरणों में सामंजस्य की स्थापना कर कलात्मक ढंग से जो प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने की जो कला है, उसी को हम क्या कहते हैं? साहित्य। सही बात है। समाज की सच्चाइयों को यथार्थ कल्पना का मिश्रण करके सुंदर भाषा में काल्पनिक रूप से जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वही तो साहित्य है। तो ये चीज है। किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। सही बात है। और उस आत्मा की मुखर अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होती है। माने ये कहना चाह रहे हैं कि जो साहित्य है वो संस्कृति की वाणी है, बड़ी जबरदस्त और प्रभावकारी वाणी है। ये बात कही जा रही है। अब देखिए, आत्मा हमारी आत्मा कहाँ बसती भारतीय संस्कृति की? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तुलसीदास। तो हमारी संस्कृति का मूल क्या है? अपने प्रति कठोरता और दूसरों के प्रति उदारता। वही तो दिखाया जा रहा। अब आगे साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसमें हित की भावना सन्निहित हो, माने जुड़ी हुई हो। अर्थात व्यक्तिगत हित चिंतन जो होता है उस बड़ा संकुचित होता है। व्यक्तिगत हित चिंतन से पृथक समष्टिगत हित चिंतन। समष्टि माने समग्र, पूरा समाज, पूरी मानवता के बारे में जो हित चिंतन करके ज्ञान राशि अभी तक संचित की गई है, उसी ज्ञान राशि का जो खजाना है उसी का नाम ही साहित्य है। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। ये बात कही जा रही। संस्कृति जीवन जीने का समग्र दर्शन, टोटल फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। यह पद्धति है, जीवन शैली है, जो मनुष्य को पशु जगत से पृथक करके एक सभ्य प्राणी बनाती। माने संस्कृति के अंदर वो सब कुछ है।
जिससे कि जो मनुष्य पशु से पृथक होकर एक सभ्य बनता है। तो ये भी वही बात बता रहे हैं, मानव निर्मित पर्यावरण ही हमें पशुओं से पृथक बनाता है, क्योंकि वे इस संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते, इसीलिए पशु में हम मानव है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध हमें इनके बीच समानताओं में दिखाई पड़ता है। दोनों ही अभिव्यक्ति के माध्यम है, दोनों अपने को व्यक्त करने के माध्यम है। साहित्य क्या करता है, भाषा के माध्यम से संस्कृति को व्यक्त करता है, और संस्कृति खुद भी व्यक्त करती है अपने को। कैसे, जीवन शैली के माध्यम से। सुबह उठ के माँ बाप के पैर छू लिए, और तब उसके बाद फिर नहाए वाए, तब पूजा किए आरती वारती करके, और तब फिर चंदन लगा के आए, फिर वो लौकी खाए, और फिर वो काम किए, और फिर चींटी को बचाए कि किसी की हत्या न हो जाए। देख रहे हैं, सुबह से रात तक जीवन शैली में संस्कृति दिखाई पड़ती है। ये समाज के जीवन जीने के ढंग में झलकती है। संस्कृति जहां जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य यही जो जीवन के सांस्कृतिक तत्व है उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त व्यक्त करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य संस्कृति के जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, वही तो साहित्य की विषय वस्तुएं बनती। तो जो साहित्य है, वो जो संस्कृति है, वो साहित्य का आधार है, विषय वस्तुएं प्रदान करती है। और जो साहित्य है वो क्या करता है, समाज के जो रीति रिवाज है, उत्सव हैं, मेले हैं, दर्शन हैं, जीवन शैली है, विश्व दृष्टि, उस सबको दस्तावेजीकरण कर देता है, समाज में इन्हीं का प्रचार प्रसार करता है, और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी करता है। तो इस तरह जो साहित्य है वो संस्कृति का प्रचारक है, हस्तांतरण करता है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर संस्कृति ना हो तो साहित्य होगा ही नहीं, क्योंकि विषय वस्तु कहाँ से मिलेगी, है बात कि नहीं। तो बिना संस्कृति के साहित्य निराधार हो जाएगा। अगर साहित्य ना हो तो साहित्य संस्कृति की वाणी है, तो संस्कृति मौन हो जाएगी। तो इस पर भी संकट आ जाएगा, और ये भी नष्ट होने की कगार तक पहुंच सकती है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। साहित्य संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि साहित्य अमर होता है। अगर जो समाज है, अगर उसमें जैसे यूनान, मिस्र, रोम, बेबीलोन सब मिट गए, लेकिन उनकी संस्कृतियां नहीं मिटी, क्योंकि जो उनके साहित्य थे वो साहित्यिक रचनाएं अमर होती है। वो आज तक उन जीवन मूल्यों को हम जान सकते हैं। तो साहित्य संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करता है, उसको अमर बनाता है, और संस्कृति साहित्य को समृद्ध विषय वस्तु देती है। दोनों का साझा उद्देश्य मानव मूल्यों का संरक्षण और मानव मूल्यों का प्रोत्साहन ही, तो जिससे मानव तथा मानवता का अधिकाधिक कल्याण हो सके। तो ये सही बात है। अब आगे देखिए, संस्कृति समाज की आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब है। सामान्य तौर पर समाज जो है मानवों का झुंड है, लेकिन उनका विचार क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, विश्व दृष्टि क्या है, विचारधारा क्या है, ये तो सब संस्कृति के तत्व है ना। तो जो भी समाज है उसकी जो आंतरिक जागरूकता है उसका प्रतिबिंब है, उसकी छाया है क्या, संस्कृति। तो हम समाज को गहराई से उसकी संस्कृति के माध्यम से ही जान सकते हैं। जैसे भगवान परशुराम कहते हैं कि सेते सुखम कस्तु, इस संसार में सभी सुखों का उपभोग कौन कर रहा है, समाधिनिष्ठ, जो समाधिस्थ अवस्था में। हमें आज बड़ा बेसहुरी की बातें लगती के शत्रु वासंती, समाज में संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आगे उत्तर, निजेंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रियां, ताने निमित्राणी, सबसे बड़ी मित्र हो सकती है, जितानी यानी जीते जाने पर। देख रहे हैं ना, तो इंद्रियों को जीतने की बात कर रहे हैं। और आज हम लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इंद्रिय ग्रामस्य बलवानम विद्वानम अपकर्षति, इंद्रिय भोग बड़ा प्रबल होता है, विद्वानों को भी आकर्षित कर लेता है। लेकिन अभी इतना आकर्षण नहीं कि सब इंद्रिय भोग ही हो जाए, जो आज दिखाई पड़ रहा है। तो प्रतिबिंब सोच है। अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो वो देखे यहाँ भिखारी से लेकर राजा तक सब इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा, और यहाँ की चिंता तो किसी को है ही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति धर्म प्रधान है, परलोक प्रधान है। इसलिए यहाँ की चिंता कभी किसी को रही ही नहीं। सब इस बात की चिंता करते थे कि मरने के बाद क्या होगा, ये चीज। तो संस्कृति समाज की आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब है, और साहित्य संस्कृति की वाणी। अभी बात हो गई।
शाश्वत एवं विकास दोनों के दोनों शाश्वत है। साहित्य भी रचना हो गई अमर हो जाती है, और संस्कृति भी बहुत ना अमर कहिए साहित्य के माध्यम से हो तो लंबा जीवन काल। हमारी संस्कृति है 10,000 साल, हड़प्पा से भी ज्यादा हो सकता पुरानी हो, ये अभी चली जा रही, पता नहीं कितने हजारों सालों ये चलती रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृति और साहित्य दोनों के दोनों शाश्वत है, और जो है और विकासमान में समय के साथ बदलते हैं। लेकिन साहित्य बहुत जल्दी बदल जाता है, विचारधारा है। अभी मैं आपको बताया था कि छायावाद आया, मतलब भाव प्रधान कविताएं, और उसके बाद फिर प्रगतिवाद आ गया, फिर जो है उसका नई कविता आ गई, तुकबंदी खत्म कर दी गई, फिर यथार्थ का नंगा चित्र आ गया, तो इसको उत्तराधुनिक काल कहा जाता। तो जैसे ही कोई नया विचार कहीं पैदा होता साहित्य बदल जाता। लेकिन संस्कृति बहुत बहुत धीमे बदलती है। जैसे हमने पश्चिमी कपड़े पहन लिए, पश्चिमी खान पान ढेर सारे लोगों ने अपना लिया, पश्चिमी जीवन शैली पशु की तरह धारण कर ली कि जितना हो सके उतना उपभोग कीजिए, यही आनंद लीजिए, जो चमड़े का और मांस का शरीर है, और बस यही सब कुछ है। सब कुछ करने के बावजूद लेकिन जो सांस्कृतिक तत्व है हमारे जीवन के, शादी के जो रीति रिवाज हैं, जो जीवन शैली है, जो पूजा पद्धतियां हैं, जो मंत्रोच्चारण है, वो कुछ बदला? बिल्कुल है। परिवार के प्रति जो हमारे संबंध है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, बदली? बिल्कुल नहीं। माता पिता के प्रति जो आस्था वो बदली? बिल्कुल नहीं। तो ये सब वहीं को वहीं अटक गए। तो बहुत धीमा बदलाव इनमें होता है। तो सांस्कृतिक तत्व अभी भी पीछे के पीछे ही है। हजारों साल पहले जैसे होते थे जस के तस आज भी होते, लेकिन समाज और हम कितना बदल गए हैं। तो ये बात कही जा रही है कि संस्कृति बहुत धीरे बदलती है। दोनों ही विविधता में एकता का निर्माण करते। तो जो मूल्य व्यवस्था है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नागालैंड तक, तो जब एक मूल्य व्यवस्था से हम लोग बंधे होते हैं तो भिन्न भिन्न जो समूह है, भिन्न भिन्न, चाहे रेगिस्तान में रहे, चाहे वो पहाड़ में रहे, चाहे पठार में रहे, समुद्र तट पर रहे, एक भिन्न भिन्न जो समूह है एकजुट वो हो जाते हैं। ये चीज साहित्य और संस्कृति। अब ये चीज जैसे ये कह देते हैं तो अब जैसे मुसलमानों की अपनी मूल्य व्यवस्था है, वो जो हिंदू मूल्य व्यवस्था है उससे बिल्कुल विलोम में है, तो वो कैसे इसमें एक हो जाएगा? नहीं हो पाता। नहीं, तभी तुरंत वो आतंकवाद के रास्ते पर बढ़ जाता। लेकिन ये सब झूठ हल्ला मचाए रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, विविधता में एकता, उसमें ये भी शामिल करो। ये हमें सिखाते, कोई मुसलमान आज तक कभी नहीं कहा और ना उसके लिए कोई प्रयास किया। तो ये है चीजें, तो यो दोगलापन ये हला उसको हम लिख नहीं सकते कि जब हिंदू महिला घूंघट करती है तो उसका व्यक्तित्व तो विकास बाधित हो जाता है। जब मुस्लिम महिला बुरके में रहती है तो बड़ा परंपरा का निर्वाह करती है। तो निर्लज दोगलापन के अलावा ये और कुछ है वह ना, तो लेकिन उसको लिख नहीं सकते। चलिए उधर से हटते, चलिए आइए। साहित्य और संस्कृत समाज के दो, ये भी सच्चाई है कि अगर साहित्य और संस्कृत भी इतनी ही समानताएं होती तो ये अलग अलग अस्तित्व क्यों होते? इसका मतलब इसमें विभिन्नताएं हैं। तो साहित्य और संस्कृत समाज के दो भिन्न भिन्न स्तंभ अतः विभिन्नताएं भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम अनिवार्य रूप से भाषा, केवल भाषा के माध्यम से जो साहित्य है वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, और संस्कृति हमारी जीवन शैली अर्थात हमारे जीवन जीने के ढंग में झलकती। बच्चा पैदा हुआ, उसको उठना बोलना रहना सिखाया गया, तो ये भी अभिव्यक्त हो जीवन शैली आकार ले रही है, झलक रही है। फिर मैं आपको बताया था कि वो स्कूल गया तो वहां सीखा, मंदिर गया वहां सीखा, और फिर वो जीवन में सीखता रहता है। तो जो जीवन शैली है उससे झलकता रहता है कि संस्कृति क्या है। तो ये चीज है, और साहित्य केवल भाषा के माध्यम से ही संस्कृति को प्रदर्शित करता। तो ये चीज, साहित्य व्यक्ति का सृजन। साहित्यकार कौन होता है? व्यक्ति होता है। उसको जो बौद्धिक विचार आएंगे, जो उसको अनुभव होंगे, जो उसकी भावनाएं होंगी, वो लिखता है। लेकिन जो संस्कृति है वो सामूहिक सृजन है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है। सारे जो मानव समाज समूह रह रहा था उसमें ढेर सारे लोगों ने, उसकी बहुसंख्या ने अपने अनुभवों के आधार पर, ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर, अपने दार्शनिक क्षमताओं के आधार पर इन सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण किया है।
तो एक व्यक्ति का ये नहीं है। सा माने साझी, कृति माने कृति, मानव समूह की बहुमत ने मिलजुल कर जिस कृति का निर्माण किया है उसको हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समग्र जैसे इमारत है। इसकी ईंटें क्या होती है? मूल्य होते हैं। इसकी ईंटें मूल्यों से मिलकर बनी होती है। तो ये चीज तो साहित्य व्यक्तिगत सृजन है, जबकि संस्कृति सामूहिक धरोहर। साहित्य अधिकांशतः अमूर्त भावना एवं विचारों को शब्दों द्वारा निश्चित आकार देता है। अब अमूर्त और मूर्त दो शब्द आते हैं। अमूर्त माने जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो अमूर्त कहलाता है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो मूर्त कहलाता है। तो संस्कृति के जो अमूर्त विचार है उनका रेखा चित्र साहित्य खींचता है। तो इस तरह से हमारे मानस में साकार हो उठते। अमूर्त जैसे देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ कहलाते हैं। ये मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य कहलाते हैं। लेकिन इन्हें न हम देख सकते ना इन्हें हम छू सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज परंपराएं, प्रथाएं, मेले, उत्सव है, सच क्या हम इनको देख सकते? मेला तो खैर देखा जाता है, लेकिन मेले में भीड़ दिखाई पड़ती, मेला कभी नहीं मिला किसी को। तो ये सब अमूर्त चीजें हैं। मूर्त चीजें क्या है? बर्तन भाड़े देख सकते हैं, छू सकते हैं। हथियार औजार देख सकते हैं, छू सकते हैं। उपकरण मशीनें देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये चीज, तो जो साहित्य वो जो हमारे अमूर्त विचार है उन्हीं का रेखा चित्र खींच के साकार रूप में हमारे सामने लाता है, ताकि हमारी समझ में सच्चाइयां आ जाए। और जो संस्कृति है उसका एक भाग अमूर्त है और दूसरा भाग मूर्त है, जिसको हम देख सुन सकते हैं, देख छू सकते हैं। तो संस्कृति का जो अमूर्त भाग है वो संस्कृति ही कहलाता है। संस्कृति का मूर्त भाग जिसको हम देख और छू सकते हैं उसी का नाम तो सभ्यता है। तो जब संस्कृति और सभ्यता में अंतर करते हैं तो वास्तव में हम संस्कृति के अमूर्त भाग और मूर्त भाग में अंतर कर रहे होते हैं। और सामान्य तौर पर जो सभ्यता है संस्कृति का यह अभिन्न अंग होती है। तो ये बात कही जा रही। तो अमूर्त भावनाएं एवं विचारों को शब्दों के माध्यम से वो व्यक्त करता है और उसका अमूर्त भावनाओं एवं विचारों को शब्दों द्वारा निश्चित आकार देता। किंतु संस्कृति का एक भाग अमूर्त और दूसरा भाग मूर्त है, जिसे सभ्यता कहा जाता है। साहित्य में हम अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातें कर सकते हैं, तीनों का रेखा चित्र खींच सकते हैं, क्योंकि कल्पना इसका एक प्रधान गुण है। लेकिन संस्कृति में ऐसा आप नहीं कर सकते। संस्कृति से हम अपने अतीत को जान सकते हैं, भूतकाल को, और वर्तमान को जान सकते हैं। भविष्य की दृष्टि संस्कृति के पास नहीं होती, क्योंकि इस तरह की कोई कल्पना उसमें है नहीं। तो साहित्य में हम अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों की कल्पना एक साथ कर सकते हैं, किंतु संस्कृति वर्तमान के जीवन दर्शन और अतीत की परंपराओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट बात है, साहित्य में परिवर्तन बहुत तेजी से आ सकते हैं, किंतु सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यधिक धीमे होते हैं। साहित्य और संस्कृति एक दूसरे को व्यापक रूप में प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। साहित्य संस्कृति का संरक्षक तथा हस्तांतरण करता, तो संस्कृति को संरक्षित करता। जो सांस्कृतिक मूल्य है, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, पूजा पाठ है, ये सब का दस्तावेजीकरण कर देता है। तो ये कहा जाता है कि संस्कृति का कोमल हृदय साहित्य की पेटिका में ही संरक्षित या सुरक्षित रहता है, और वह पेटिका का उपयोग साहित्य रूपी पेटिका इन मूल्यों का प्रचार प्रसार करती रहती है, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती, क्योंकि अगली पीढ़ी उस साहित्य को पढ़ती है तो जो मूल्य, विचार, आदर्श उसको मिल जाते हैं। तो इस तरह जो साहित्य है वो इन संस्कृति का संरक्षण भी करता है। जैसे मुसलमानों ने नालंदा से लेके भोजपत्र से तामपत्र से लेके अथाह साहित्य था हमारे पास, सब इन बर्बरों ने नष्ट कर दिया, लेकिन संस्कृति बनी रही। क्यों? किसने रक्षा की? साहित्य ने। और हमारी जो मौखिक परंपरा थी कि गुरु बोलता जाता था, शिष्य उसको रटते थे, किसी कागज कलम की जरूरत नहीं, ऐसे हम ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते जाते थे। तो साहित्य ने ही संस्कृति को बचा लिया। और
ये इकबाल का कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कि कुछ ऐसी बात है कि हमारी हस्ती, हमारा अस्तित्व मिटता नहीं है। शताब्दियों से जो जमाना है हमारा दुश्मन बना रहा, तो क्या बात है, हमारे पास एक समृद्ध संस्कृति है और एक समृद्ध साहित्य है जो उस संस्कृति की रक्षा करता है। इसलिए इतने अत्याचार होने के बावजूद संस्कृति हमारी अमर है। यही बात है जिसके कारण हमारी हस्ती अर्थात अस्तित्व मिटता नहीं है। दूसरा काम साहित्य क्या करता है, संस्कृति में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, इसकी अपनी कुरीतियां भी होती हैं, रूढ़ियां भी होती हैं, कुछ बुरे बातें भी होती हैं। और एक सच्चे संतान की तरह साहित्य संस्कृति की हर अच्छाई हर बुराई को ग्रहण कर लेता है। तो साहित्य क्या करता है, जो सांस्कृतिक रूढ़ियां जैसे छुआछूत अंधविश्वास आदि पर चोट कर संस्कृत को परिष्कृत करके उसे आधुनिक भी बनाता है, अर्थात सांस्कृतिक कुरीतियों का सुधार करता। नेक्स्ट है, किसी देश की संस्कृति का ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही तो मिलता है, साहित्य के माध्यम से ही तो हमें ज्ञान मिलता है कि संस्कृति क्या है। साहित्य भारतीय संस्कृति का प्राण धर्म है। महर्षि वाल्मीकि कहते धर्मो ही परमो लोके। अब देखिए ये क्या मामला है, हिंदू जीवन दर्शन में 4 जीवन के अंतिम उद्देश्य बताए गए जिनको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ बड़ा गहरा सा शब्द है क्या। मनु महाराज कहते पुरु देहे से ते इति पुरुषा, पुरुषार्थार्थो प्रथार्थो इति पुरुषार्था। शरीर रूपी ये किला पुर के अंदर जो है बंद वो पुरुष है, और पुरुष के होने का अर्थ जो है वो पुरुषार्थ है। तो यहाँ पुरुष अलग, ये शरीर किला है, इसके अंदर जो बंद है, कौन है बंद है, आत्मा। तो सामान्य तौर पर पुरुष स्त्री बालक वृद्ध सबकी बात कही जाए, इस पुर के अंदर क्या उनके बंद है, आत्मा। कौन, उसको क्या कहते, पुरुष, आत्मा को कहते पुरुष। और पुरुष के यहां बंद होने का जो अर्थ है उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं, मतलब जीवन का उद्देश्य। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए गए। मोक्ष जीते जी किसी को मिलता नहीं, वो तो मरने के बाद ही मिलेगा। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं धर्म अर्थ और काम, 3 चीजें कर सकते हैं। अब वहां चाणक्य आते हैं, वो कहते हैं अरे अर्थ मूलो ही धर्म काम आवी थी। अर्थ कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अर्थ से कुछ प्राप्ति नहीं होता। अर्थ तो माध्यम है, किस बात का, धर्म के निर्वाह का और काम की संतुष्टि का। बात तो सही है। तो जब एक हो गया माध्यम तो बचे 2, धर्म और काम। देख रहे हैं ना। अब काम का मतलब केवल सेक्स नहीं होता है, जीवन के जो भी भौतिक सुख है सब काम में समाहित हो जाते हैं। लेकिन अब भगवान कृष्ण आते हैं, गीता में बताते हैं धर्म विरोधो ना ही कामों से भरतर सब हो श्रेष्ठ भरत। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो बेस्ट ऑफ भरता। आई एम दैट सेक्स, आई एम दोज प्लीजर्स व्हिच आर नॉट अगेंस्ट धर्म। तो काम को बांध दिया उन्होंने धर्म के धागे से, रस्सी से। तो ले दे के बचा क्या, धर्म। काम हो गया सीमित, अर्थ हो गया माध्यम, मोक्ष मिलेगा मरने के बाद, तो केवल धर्म ही तो बचा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते धर्मो ही परमो लोके, धर्म ही सब कुछ है। धर्म से ही मोक्ष भी मिल जाएगा, धर्म से ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज, तभी महर्षि पतंजलि कहते जाति देश काल समय आविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। चाहे जो देश हो, जाति हो, काल हो, उसमें एक सार्वभौमिक जो नियम है वो क्या है, धर्म है। तो ये बात, तो इसीलिए इतना जोर दिया भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षिता तस्मा धर्मो न हनयन्ते मानो धर्मो हतो वधित। माने आप अपने धर्म की हत्या मत कीजिए, नहीं तो धर्म आपकी हत्या कर देगा। अगर आप अपने धर्म की हत्या करते हैं तो आपका मरा हुआ धर्म निश्चित ही तुम्हें मार ही डालेगा। तो ये तो प्राण धर्म है, तभी जो संस्कृति है हमारी परलोक प्रधान हो गई, अध्यात्म प्रधान हो गई। संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा यहां कुछ नहीं है। इसलिए सब पर दया कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, अपने प्रति कठोरता रखिए। बाकी सभी ईश्वरी है तो उसके प्रति उदारता रखिए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई पराया हो। इसी का तो बड़ा लाभ बर्बरों ने उठाया। सर्वम खलविदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है।
तो इन ये हमारे आदर्श है, इसलिए यहाँ का जो मनुष्य हमेशा से बड़ा उदारचित्त रहा है, गैर सांप्रदायिक रहा है। विदेशी आतिथ्यों के आने के पहले हम जानते ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता क्या होती है, क्योंकि हमारे पास तो धर्म था, संप्रदाय नहीं था। या उदारचित्ता, यह समस्त ज्ञान हमें भारतीय साहित्य से ही तो मिलता है। साहित्य नए सांस्कृतिक विचारों और मूल्यों को जो है जन्म देता है। साहित्य नए सांस्कृतिक विचारों और मूल्यों को जन्म देता है कि जात पात का अस्तित्व खत्म करिए, एक मूल्य की तरह चल रहा है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद कीजिए, नैतिक समानता स्थापित हो, एक मूल्य की तरह से इन पर बल दिए जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि साहित्य दिए जा रहा है, मानवतावाद की तरफ हमें लिए जा रहा है। तो ये चीज तो नए सांस्कृतिक विचारों और मूल्यों को जन्म देता है। आज डिजिटल संस्कृति आ गई, वैश्विक नागरिकता, डिजिटल संस्कृति और वैश्विक नागरिकता जैसे विचार साहित्य के माध्यम से ही लोकप्रिय हो रहे हैं। दूसरी ओर संस्कृति ही साहित्य की जननी है। साहित्यकार के अनुभव, उसके पात्रों की भाषा, रहन सहन और सोच उसकी संस्कृति से ही आती है। तो सब कुछ संस्कृति से ही निर्धारित होता है साहित्य। ये चीज किसी क्षेत्र की संस्कृति उसकी भाषा को समृद्ध करती है। संस्कृति की भाषा क्या है? संस्कृति का हिस्सा है साहित्य का। और जो साहित्य है वो भाषा उधार लेता संस्कृति से और सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान का कलात्मक प्रस्तुतिकरण कर देता है। ये चीज और यही भाषा साहित्य का माध्यम बनती है। मुहावरे, लोकगीत, लोकोक्तियां सब संस्कृति की देन है, जो साहित्य की भाषा में प्राण फूंकते हैं, उसको कलात्मक बनाते हैं। मैं पिछले टर्म में बताया था कि फिसल गए तो हर गंगा, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, सजनी हमहू राजकुमार। तो मुहावरे, लोकोक्तियों का उपयोग होता रहता, भाषा रंगीन सुगंधित होती जाती है। तो ये संस्कृति ही साहित्य की भाषा को रंगीन और सुगंधित बनाती है। अब आगे, प्रत्येक संस्कृति का अपना जीवन दर्शन होता है और वही उसके साहित्य लेखन का उद्देश्य होता है। तो हमारा जीवन दर्शन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो है, यही हमारी संस्कृति का उद्घोष है, यही तो हमारे साहित्य का भी उद्देश्य है, यही कहा जा रहा है। का भाव हमारे भारतीय साहित्य के मूल में दिखाई पड़ता है। साथ ही वही साहित्य समाज में अधिक लोकप्रिय होता है जिसकी जड़ें उसकी संस्कृति में होती हैं, क्योंकि अगर संस्कृति के विरोध में आप लिखेंगे तो वो लोकप्रिय हो नहीं सकता। धर्मनिरपेक्षता का इतना हल्ला इन सबों ने मचाया और वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, फ्रांसीसियों का एक प्रयोग है। फ्रांसीसी ऐसा नहीं कि बड़ा बुद्धिमान रहे, पहले से रोमन साम्राज्य के समय से ही बड़ा ऊट पटांग टाइप रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या किए, वहां बहुत रोमन साम्राज्य से ये सब मार खाए। फिर ये सब यहाँ धर्मनिरपेक्षता तथा कथित, ये इनका आविष्कार नहीं था। फ्रांस एकमात्र वो देश रहा है जो सल्तनत उस्मानिया के मित्र रहा है और शेष यूरोप पर भीषण अत्याचार ढाए जाते रहे और ये अपने ही ईसाई बंधुओं के प्रति जो है गद्दारी करके खुश होता रहा है। तो ये सल्तनत उस्मानिया जो तुर्की का साम्राज्य था, तो वो जो है वो उसने ये सब निकाला था, इसका पालन उसने कभी किया नहीं। अब उसके बाद वहां से इसने ले लिया। आज इसी धर्मनिरपेक्षता के चलते और आज वो विखंडन के कगार पर पहुंच गया है। तो अब क्या किया उसने? धर्मनिरपेक्ष अपने को घोषित किया, लेकिन उसके साथ क्या किया कि मुसलमान लड़का जो मदरसे में नहीं जा सकता, मदरसे उसने बंद करवा दिए सब। जो मदरसे में या कुरान की शिक्षा लेता पकड़ा गया, चाहे घर हो चाहे मदरसा हो, उसको जेल में बंद किया जाएगा। देख रहे ना, ये धर्मनिरपेक्षता है। दूसरी बात, इनका महाकालेश्वर मंदिर से चाहे जो संबंध हो, अपने को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए हैं। जब भी इस पर संकट आता तो तुरंत फ्रांसीसी राजदूत उज्जैन पहुंच जाता है, हे महाकाल रक्षा कीजिए, आप ही तो हमारे अधिष्ठाता देव हैं। वो 80 करोड़ की चढ़ौती चढ़ा देता। जब फ्रांस ज्यादा संकट में आता तो राष्ट्रपति भी दौड़ के चला आता है। फिर ये दोनों जाते हैं तो 180 करोड़ की चढ़ौती चढ़ाते हैं। तो इस तरह से है ये। तो ये कोई सफल कहीं हो नहीं पाई है। तो बस ये हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट है वो इसको जोड़े जा रहे हैं। मूल्य क्या होता है? विश्वास होता है हमारा, हजारों साल समाज उसको परखता है
और जब विश्वास की कसौटी पर खरा खरा उतरता तब वो मूल्य बनता है। ये तो उतनी पुरानी है भी नहीं, न किसी समाज का कोई भला ही कर पाइए, हाँ उनको बिखरा जरूर रही है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्यारी है, लोकतंत्र बहुमत का शासन है, उसी की हत्या करती है। तो देखिए, साथ ही वही साहित्य समाज में अधिक लोकप्रिय होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। निजी स्वार्थ, अंधी भौतिकता व अन्य कारणों के कारण आज चारों ओर मूल्यों का क्षरण हो रहा है। तो मूल्य कम हो रहे हैं, अब निजी स्वार्थ आ गया, भौतिकतावाद आ गया, वैश्वीकरण की आंधी चल रही है, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हो रहा है, और इसलिए आध्यात्मिक मूल्यों को कोई मतलब नहीं रह गया। आप देखिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, तो आप खुद ठग जाइए लेकिन दूसरे को मत ठगिए। अगर आप खुद ठग जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, अगर दूसरे को आप ठग लेंगे तो आपको दुख मिलेगा। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या ठीक इसके विपरीत है। अगर हम किसी को ठग लेते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हमें ठग लिया तो हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो कितना अंतर आ गया सोच में, मूल्यों में। आज उपर्युक्त मूल्यों के विरुद्ध आचरण होने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उलझती चली जा रही, चाहे दहेज हो, चाहे बाल विवाह हो, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, आतंकवाद, ये सब उलझते चले जा रहे हैं, सांप्रदायिकता। साथ ही भूमंडलीकरण के कारण आज संस्कृतियां घुल मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति के, हमारी संस्कृति की पवित्रता को कौन बचाएगा? साहित्य। आज साहित्य की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमारे संस्कृति की पवित्रता की वो रक्षा करे, इस तरह से न मिक्सचर होने दे और अपनी मौलिक संस्कृति को बचाते हुए उसे आधुनिक बनाए और उसका प्रचार करे। अब देखिए, इस प्रकार संस्कृति एक साधना है, सही बात है। जो पुरखे हैं उन्होंने बहुत सोच विचार करके त्याग तपस्या द्वारा जो कुछ देखा उससे हमारे मूल्यों का सृजन किया है, और उस साधना और साहित्य उस साधना की अभिव्यक्ति है। वही जो सांस्कृतिक मूल्य पुरखों ने रचे हैं, साहित्य उन्हें ही तो व्यक्त कर रहा है। इन दोनों का सामंजस्य ही एक सभ्य मानवीय समाज का निर्माण कर सकता है। संस्कृति की मिट्टी में ही साहित्य का फूल खिलता है, जिसकी सुगंध भाषा के माध्यम से चारों ओर फैलती है। एक का अस्तित्व दूसरे के बगैर संभव नहीं है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बगैर साहित्य निराधार है, और साहित्य के बगैर संस्कृति मूक, क्योंकि उसको वाणी ही नहीं मिलेगी। तो ये निबंध यही आपका समाप्त हो गया। अब आपका साहित्य वाला निबंध जो मैं समझ में आए थे मैं करवा चुका हूं। अगले टर्न पर अब हम कृषि पर आते हैं। वो छोटा टॉपिक, वहां से निबंध हमारा फंस सकता है, तो अगले टर्न पर फिर हम लोग निबंध, 3 निबंध हमें समझ में आ रहे हैं कृषि पर। तो एक तो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, अगले टर्न पर यही निबंध हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा निबंध है कि भारत में कृषि की समस्याएं और उनका समाधान। फिर तीसरा निबंध वैश्वीकरण और भारतीय किसान। तो इन तीनों को पढ़ के फिर हम लोग प्राकृतिक आपदा पर आते हैं। और जो कुछ सुझाव वगैरह आपको देने हो आप निसंकोच फोन कर सकते हैं मुझे, और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओके, थैंक्स।